सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। हम आ चुके हैं अपने एक और न्यू वीडियो के साथ एंड फाइनली हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लेक्चर्स को। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि जो है हम हमारे 10th और 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स के साथ जो है हमारी यूट्यूब जर्नी को फिर से रेज्यूम करेंगे। आज हम लोग फर्स्ट हमारा लेक्चर्स जो है अपलोड कर रहे हैं एंड इस लेक्चर में हम लोग हमारे इंग्लिश के स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है आप अपने इंग्लिश के मार्क्स को जो है बूस्ट कर सकते हो। बिकॉज 12th स्टैंडर्ड का इंग्लिश एक ऐसा इंग्लिश का सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं आपके परसेंटेज कम करने में जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज आप आइदर साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, मैटर नहीं करता, ये इंग्लिश की स्ट्रेटेजी सभी के लिए है। बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों ही स्ट्रीम के लिए कॉमन है एंड आपका सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग विल गोइंग टू बी सेम। सो आपका कोई भी स्ट्रीम हो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट निकल के आता है आपके सामने जो कहीं ना कहीं आपके परसेंटेज थोड़ा डाउन करने पे एक इम्पैक्ट करता है। एंड मेरे हिसाब से इंग्लिश आपका परसेंटेज डाउन कर सकता है अनलेस अगर आपने पढ़ाई की हो या नहीं की हो। उस चीज पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको सिर्फ रैंडमली उठ के नहीं पढ़ाई करनी है। बिकॉज जैसे कि आपका कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, किसी भी स्ट्रीम के हो, तो आपका एक सब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा कहीं ना कहीं इंग्लिश भी है। एंड इसमें कोई स्पेसिफिक ग्रामर के टॉपिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा पार्ट आ जाता है आप लोगों के सामने जिसमें आपको सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है। एंड अगर मैं सच बताऊं तो आपके 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश में इतना ज्यादा ग्रामर है भी नहीं, देन टू बच्चे उसमें रॉन्ग कर देते हैं। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड एक नॉवेल का पार्ट है जिस पार्ट में आप लोग कहीं ना कहीं जो है नेग्लेक्ट करते हो उस चीज को जिसमें इनफैक्ट सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन पेपर है हमारा फेब्रुवरी बोर्ड एग्जाम जो अभी 24 में जो हुआ था उसका। एंड उसी को हम यहाँ पे एक बार रिव्यू करेंगे एंड उसके थोड़े उसी के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिन चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा हमारा मार्क्स स्कोर कर सके। देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप ये नहीं बोल सकते कि आपका पेपर टफ आएगा, आसान आएगा। आपका पेपर कैसा भी आए, अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपका पेपर खराब ही होने वाला है। अगर आप 80 मार्क का पूरा पेपर जब तक लिखोगे नहीं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 60 मार्क का आपने पेपर लिखा है एंड 60 में से आपको 57 58 आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके काफी सारे मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो सबसे पहला ही क्वेश्चन है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोगों को जो है बात करनी है रिगार्डिंग पैसेज। अब देखो, पैसेज आप लोग सॉल्व करते आ रहे हो 10th नहीं, इनफैक्ट काफी ज्यादा अभी आप लोग जो 12th में हो आप लोग अराउंड 8 स्टैंडर्ड से पैसेज सॉल्व कर रहे हो। यहाँ की जो पैसेज है आपने अब तक के जो पैसेज सॉल्व किए उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उसका रीजन ये है कि आप लोगों ने आज तक सिर्फ 10 मार्क के पैसेज सॉल्व किए। यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग तो आपको जो पैसेज है वो है 12 मार्क्स का। एंड 12 मार्क्स के भी पैसेज में बहुत ही डिफरेंट चीज है। अगर मैं आपके सामने एक रखूं तो यहाँ पे जो पैसेज है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1A, एक ही पैसेज आएगा आपको। आपको इंग्लिश में टोटल 8 लेसन है, 8 पोयम है, 4 नॉवेल है। अब आप बोलोगे सर यूनिट 3 तो भूल गए, वहां पे राइटिंग स्किल है। देखो, राइटिंग स्किल जो यूनिट 3 में आपको दी गई है वो सिर्फ उतने ही राइटिंग स्किल आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, वो तो आते ही है, बट उसके अलावा अराउंड जो 11th स्टैंडर्ड में आपने राइटिंग स्किल सीखे हैं एंड 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे जो राइटिंग स्किल सीखे हैं, सबका एक क्लब करके अराउंड 16 राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स है जो आपको सीखने पड़ेंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो 16 में नहीं है, आपको 18 है, 18, हाँ 18 आपको टॉपिक्स है। एंड 18 में दो ऐसे टॉपिक है जो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं एंड बाकी जो 16 टॉपिक है, सॉरी 16 नहीं, एक्चुअली 3 का ग्रुप है 4, तो 3 4 12 एंड दो टॉपिक और है जो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, जो है आपका नोट मेकिंग एंड समरी। तो 14 टॉपिक्स है, सॉरी मैंने गलती से 16 आपको बोल दिया, बट 14 टॉपिक्स है आपको। एंड 14 में से आपको दो टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। एक है आपका जो नोट मेकिंग है वो, एंड द सेकंड वन इज समरी। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 3 मार्क्स के हैं एंड ये आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। इसमें ना तो कोई आपके पास ऑप्शन है एंड ना ही आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं ये नहीं करूंगा या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। देन उसके बाद आते हैं आपके 12 टॉपिक्स, जिन 12 में से आपको चार टॉपिक्स अटेम्प्ट करने। बेसिकली 3 का ग्रुप्स बने हुए, 3 के 4 ग्रुप है एंड हर ग्रुप में से आपको एक टॉपिक अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में इस तरह से आपको वो 4 मार्क के टॉपिक्स है, ऐसा 4 16 आपको होंगे। उसके ऊपर भी देखते हैं कौन सा टॉपिक्स है, क्या है, कौन सी चीजों को पहले किया जाए, कौन सी चीजों को बाद में। उन सब चीजों के ऊपर देखेंगे। हाँ, मैं ये बोल रहा था आप लोगों को कि आपको है पूरे
8 लेसन है, बट उन 8 में से कोई भी एक ही पैसेज आने वाला है, तो आप ये नहीं करके जा सकते कि आप 8 में से कोई भी लेसन छोड़ के जाओ। देखो, फर्स्टली आपको पहले पैसेजेस नहीं उठाने चाहिए, पहले पैसेजेस इन द सेंस पेपर सॉल्विंग की नहीं बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड एग्जाम की नहीं बात कर रहा हूं। जैसे आप पढ़ना अगर स्टार्ट कर रहे हो, लाइक आप इंग्लिश की स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, 11 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है, आप आज है अराउंड 3 तारीख, हो सकता है मैं कल 4 को ये वीडियो अपलोड कर दूं, सो कल मॉर्निंग में भी अपलोड हो सकता है या फिर आज ही इवनिंग में मैं हो सकता है कर दूं। सो अगर आप अभी से भी स्टार्ट करोगे आपका इंग्लिश, तो आपको सबसे पहले उठाना क्या है? देखो, प्रॉब्लम क्या होता है ना, बच्चों को क्या लगता है कि यूनिट 1 है, सबसे पहले तो यूनिट 1 करते हैं, यूनिट 2 उसके बाद है तो यूनिट 2 करते हैं, फिर चलेंगे यूनिट 4 पे। बट आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, बिकॉज आप ऐसे टाइम कंज्यूम ज्यादा करोगे एंड आपका कवरेज उतना नहीं होगा। सो इस चीज पे हमको फोकस करना है कि किधर आपका ज्यादा मार्क्स है एंड किधर कम टाइम लगेगा, सो दैट हम कम टाइम में ज्यादा मार्क्स वाले पहले कवर कर ले, देन इवेंचुअली हम बाकी चीजें भी कवर करेंगे। ये याद रखो, अपने को सिलेबस 100% कवर करना है। आप ये करके नहीं जा सकते कि आप थोड़ा सिलेक्टिव स्टडी पढ़ के ना आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए, ऐसी चीजें जो है नहीं होंगी। जो मैं क्वेश्चन नंबर 1A की बात कर रहा था आपसे, एक सिंगल पैसेज आएगा आपका, सीन पैसेज 12 मार्क का। अगर आप इस पैसेज को ध्यान से देखोगे तो एक पूरा पैसेज दिया है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, टोटल 6 क्वेश्चंस आपको आएंगे, 2-2 मार्क के हर एक क्वेश्चन होंगे। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, A1 जिसके अंदर आपको ट्रू एंड ट्रू फॉल्स है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर 10th स्टैंडर्ड में जब हम लोग ने बोर्ड एग्जाम दिया था, 10 मार्क का पैसेज आता था, A1 एंड A2 हमेशा उसमें ऐसे होते थे जिसके जो थोड़े इजी क्वेश्चन होते थे एंड उसके आंसर्स हमें पैसेज से मिल जाते थे। तो यहां भी वैसा ही होगा क्या? यस, यहां पे भी सेम वैसे ही होंगे। आपका A1 एंड A2 ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो इजी क्वेश्चंस होते हैं एंड इसके आंसर्स आपको पैसेज से मिलेंगे ही मिलेंगे। सो यहां से आपका 4 मार्क का कवरेज हो जाता है। और ये हमेशा याद रखो, A1 A2 आप पैसेज 12 मार्क का अगर है तो उसमें आप A1 A2 भी अगर गलत कर दोगे तो आप स्कोर कहां करोगे? A1 A2 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट पार्ट होता ही नहीं है। तो उस चीज पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 आउट ऑफ 2 लेना है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे A1 में है ट्रू फॉल्स एंड A2 में आपका मैच द कॉलम, तो यहाँ पे आपको 4 आउट ऑफ 4 एनी हाउ स्कोर करना है। फिर हम आते हैं A3 पे। सर A3 यहाँ तो गिव रीजन लिखा है, तो सर इसका आंसर क्या पैसेज में से मिलेगा? देखो एवरीवन, A3 आपका एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना जहां पे आपको गिव रीजन, आंसर द फॉलोइंग, ऐसी सारी चीजें जो है पूछी जाती है। एंड ये जो चीजें आपको पूछी जाती है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसका आंसर डायरेक्टली पैसेज में से मिलेगा, या फिर मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि ये कोई पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। ये बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन आपका है पैसेज बेस्ड ही, बट ये याद रखना, पूरा का पूरा पैसेज में से लाइंस उठा के छाप मत देना, बिकॉज आपको ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको लेसन का नॉलेज होगा तब आप A3 क्वेश्चन जो है कर पाओगे। A3 क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको करने के लिए आपको लेसन का नॉलेज होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेसन का नॉलेज होगा तो आप A3 क्वेश्चन कर सकते हो। हम एक एक्सपेक्ट, और ये भी याद रखो, आप ये मत सोचना कि सर ये क्वेश्चन आंसर टाइप है तो यहाँ पे क्या एक ही मार्क्स मिलेगा क्या, या 1.5 मार्क्स ही मिलेगा क्या उससे ज्यादा नहीं मिलेगा? गलत, आपको यहाँ पे 2 आउट ऑफ 2 पूरा मिलता है। यहाँ पे बहुत रेयर चांसेस होते हैं, अगर आपने आंसर जो पूछा गया है वो अगर करेक्ट लिखा है तो आपको पूरे 2 में से 2 मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 दे दिया है, आधा मार्क काट लिया है, 1 दे दिया, नहीं। जो क्वेश्चन पूछा है वो अगर आपने आंसर सही दिया है, यहाँ पे 2 आउट ऑफ 2 है, यहाँ पे डिडक्शन का कोई स्कोप नहीं होता है। बिकॉज अगर आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे गिव रीजन पूछा गया है, क्लीन कर दूं मैं, गिव रीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन बोला है कि वी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्क्रूटिनी बिकॉज। अब बिकॉज के 2 कारण है, अगर आप 2 कारण प्रॉपरली लिख दोगे, आपको 2 कारण के लिए 2 मार्क्स है, यहाँ पे कोई क्या ही मार्क्स कट करेगा आपका। आप 2 कारण दो, 2 मार्क्स लेके जाओ, तो ऐसी चीज है। तो A3 भी एक ऐसा पार्ट है जहां पे आपके कोई मार्क्स वगैरह नहीं डिडक्ट होंगे, एंड A1 A2 एंड A3 मिला के आपके 6 मार्क्स जो है आप एनी हाउ यहाँ से स्कोर कर सकते हो। देखो A1 A2 A3 आपकी इजी क्वेश्चंस में मैं काउंट करूंगा, और ये 6 मार्क में से आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए, अदरवाइज आप 12 मार्क में और कहां स्कोर करोगे? ठीक है। उसके बाद आता है आपका A4। यस, ये A4 क्वेश्चन आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है। सर यहाँ पे क्या 2 आउट ऑफ 2 मिलेगा? अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है, देखो आप अब 12th स्टैंडर्ड में हो, आपसे जो पेपर चेक कर रहा है वो इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको इंग्लिश लिखने आता है। आप एकदम बेकार लैंग्वेज में लिखोगे, और अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपको 1.5 या 2 मार्क्स मिल जाए, तो ऐसा आप एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज ऐसा नहीं होगा। आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आपको इंग्लिश इतना तो आना चाहिए कि आपके इज, वॉज, एम, आर ये कहां लग रहे हैं वो करेक्ट जगह पे होने चाहिए। आप कौन से हेल्पिंग वर्ब, कौन से टेंस में क्या लिख रहे हो, वो चीजें
सही जगह पे होनी चाहिए, एटलीस्ट उतना अगर आपका रहेगा एंड जो पूछा गया है वो आपने सही ढंग से लिखा है, देन आपको 2 या 1.5 इतना तो आप स्कोर कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे आपका कुछ भी लिखो 1 मार्क्स से मिलेगा, आप एकदम जनरल या एकदम थोड़ी बहुत टूटी फूटी में लिख रहे हो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, बट आप टेंस का ध्यान रख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब्स अगर सही जगह पे है आपको 2 भी मिल सकता है एंड 1.5 भी मिल सकता है, ठीक है। और ये याद रखना जब आपको पर्सनल रिस्पॉन्स बोला है, अब यहाँ पे क्लियरली बोला गया है राइट योर व्यूज इन 3 to 4 सेंटेंस। अब आपको क्या लगता है ना 3 to 4 सेंटेंस मतलब 3 से 4 लाइन लिखना, तो ये नहीं होता है। 3 से 4 लाइन लिखने पे आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेगा। 3 to 4 सेंटेंस का मतलब होता है आपको प्रॉपरली एक सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा। फ्रेम करना मतलब 3-4 बातें उसके बारे में लिखो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ट्रैवलिंग इज एन इंटरेस्टिंग टीचर, कि आपको ट्रैवलिंग एक मतलब ट्रैवलिंग एक आपका इंटरेस्टिंग टीचर है। बेसिकली यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि हमको ट्रैवलिंग से बहुत सारा नॉलेज मिलता है, उसके बारे में जो है आप अपना व्यू रखो कि आपको क्या लगता है इसके बारे में कि ट्रैवलिंग से सचमुच में हमें नॉलेज मिलता भी है नहीं मिलता है। अब देखो आपका व्यू पूछा गया है, आप ये नहीं जनरल नहीं लिखोगे कि ट्रैवलिंग इज अ थिंग विच वी थिंक, ये वो ऐसा ऐसा नहीं। आपको क्या लगता है, आई थिंक द ट्रैवलिंग इज एन इंटरेस्टिंग टीचर बिकॉज आप कोई कहानी बना दो जो आई से हो, बिकॉज वहां पे प्रोनाउन आपका आई लगना चाहिए, बिकॉज वहां पे क्लियरली बोला राइट योर व्यूज, आपके व्यूज पूछे। आप जनरल किसी की भी बातें बताने लगोगे, अगर आपके व्यूज पूछे तो आप अपनी बारे में बात करो ना भाई, आपको क्या लगता है। तो ये चीजों पे थोड़ा ध्यान रखना है एंड अगर आपने टेंस मेंटेन किया तो अच्छे से हो जाएगा। ये याद रखना 3-4 लाइन लिखने पे नहीं मिलेगा आपको, अच्छा खासा इन द सेंस पूरा पेज भी नहीं भरना है। ये याद रखना इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, हद से ज्यादा लिखोगे तो भी मार्क्स कटेंगे, जरूरत से कम लिखोगे तो भी मार्क्स कटेंगे। आपको एक सफिशिएंट कंटेंट जो है वहां पे डालना पड़ेगा सो दैट आपको मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे A4 अगर आपको स्टार्टिंग के 6 मार्क्स भी मिलते हैं और अगर आप A4 में 1.5 भी स्कोर करते हो तो आपका एक वेल एंड गुड चल रहा है, बिकॉज A5 जो है ये आपके हाथ के मार्क्स होंगे। A5 है ग्रामर। सर थोड़ी देर पहले तो आपने ही बोला कि ग्रामर डिफिकल्ट होता है, टॉपिक्स का पता नहीं है क्या नहीं है। देखो 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने उनको मतलब आप लोगों को बोर्ड वालों ने ये तो नहीं बताया कि कौन कौन से टॉपिक स्पेसिफिकली आएंगे, बट जो भी टॉपिक आएगा आपको कोई भी आंसर खुद से नहीं लिखना है, आपके पास हमेशा 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शन में से आप करेक्ट ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। सर इसका मतलब हम लोग ग्रामर पढ़ के ही नहीं जाए क्या? देखो करेक्ट ऑप्शन के लिए भी आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ग्रामर में पूछ क्या रहे और ग्रामर वो होता क्या है, बिकॉज आप जब लगभग उसके आंसर तक पहुंचोगे तो आप 4 में से ढूंढ लोगे करेक्ट कौन सा है। तो आपको ग्रामर का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको गलती कर दोगे या मिलेगा ही नहीं मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज आपके 4 ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन ऑफ द प्लेस आई विजिट, अब यहाँ पे टेंस पूछा है, जब तक आपको टेंस का नॉलेज ही नहीं होगा कि आपको टेंस फाइंड आउट कैसे करते हो, सो आप कैसे ही बता पाओगे। अच्छा यहाँ पे चलो मेरे को इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट्स में बताना, जो लोग मेरे से काफी टाइम से पढ़ रहे हैं उनको मैंने एक तरीका बताया है कि टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा एक ही चीज के पास जाते हैं एंड अगर वो चीज नहीं है तो हमारे पास 2 ऑप्शन आता है एंड वो 2 ऑप्शन में से भी किसके पास हम जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सी चीज करेक्ट है। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट में आप ही लोग बताओ। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई वुड कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क, चूज द ऑप्शन यूजिंग यूज टू फॉर द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट। देखो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब यहाँ पे ये चीज याद रखना, हाँ यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन अगर आपने लिख दिया ना एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द करेक्ट टेंस, अब आप क्या करोगे आंसर में जाके ऐसा लिखोगे कि ऑप्शन ए। अगर आप बस इतना लिख के आ रहे हैं ना, वैसे इसका आंसर ऑप्शन ए है बी है मेरे को नहीं पता, भाई एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप सिर्फ इतना लिख के आ रहे हो ऑप्शन ए, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है, आपको मिलेगा 0, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट। रीराइट का मतलब है जो ऑप्शन है ना उस ऑप्शन को आपको पूरा, अगर आप लिख रहे हो ऑप्शन ए तो ऑप्शन ए के सामने आपको पूरा लिखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो भी चीज है वो पूरा चीज मेंशन करना है, तब आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे यहाँ भी अगर आप देखोगे सेकंड में तो यहाँ पे बोला है रीराइट, अब रीराइट जब बोला गया है सामने से तो आपको ऑप्शन बता के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर मान लो हुआ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपने लिखा, यहाँ पे आपको ऑप्शन बी में क्या कंटेंट है वो पूरा आपको मेंशन करना है सो दैट आपको मार्क्स मिले, क्योंकि वहां पे रीराइट मेंशन्ड है क्लियरली। अगर आप इसमें भी गलतियां करोगे तो आपको मार्क्स की कोई उम्मीद मत रखना आप लोग, बिकॉज आपके जो बाकी भी सब्जेक्ट्स होते हैं एमसीक्यू वाले, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में जब एमसीक्यू आते हैं तो वहां पे भी क्लियरली मेंशन्ड होता है क्वेश्चन में ये चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट, वो रीराइट पे आप ध्यान ही नहीं देते हो, उसकी वजह से आप सीधा ऑप्शन का नंबर लिख के आते हो, आपको मिलता 0 है उसमें, ठीक है। इन चीजों पे ध्यान रखना।
फिर हम आते हैं A6 पे। देखो A6 एक ऐसा क्वेश्चन है जो वोकैबुलरी क्वेश्चन है, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। इसका प्रिपरेशन का सिंपल सा एक तरीका है, आपके टेक्स्ट बुक में जब आप लेसन्स पढ़ते हो ना, फ्रिज क्वेश्चंस होते हैं। फ्रिज क्वेश्चंस का मतलब क्या, आपके साइड साइड में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एंड वो साइड में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको करके जाना पड़ेगा। एंड उन क्वेश्चन के साथ साथ ना बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, आपको वो मीनिंग्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज 99% टाइम्स, मैं वापस बोल रहा हूं, 99% टाइम्स जो है आपके जो वो मीनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना साइड में, वही क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। अभी जैसे यहाँ पे भी देखोगे, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। अब ये वर्ड और ये वर्ड का मतलब क्या है, मतलब बेसिकली कौन से ऐसे वर्ड है जो पैसेज में आए हैं जिसका मतलब ये और ये है। ओके, अब ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, जिन्होंने अगर पढ़ाई की है तो उनको पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जो फ्रिज में होते हैं, फ्रिज मतलब समझ रहे हो, आपका ये लेसन होता है, लेसन के साइड में बहुत सारे मीनिंग लिखे होते हैं, तो उसे हम फ्रिज क्वेश्चंस कहते हैं। तो वहां पे आपको जो है मिल जाएगा। इस तरह से आपके 6 क्वेश्चन है, A1 से लेके A6 तक। यहाँ पे अगर मैं बोलूं, अगर आप स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में 6 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, पर्सनल रिस्पॉन्स में 1.5 मार्क, ग्रामर में 2 मार्क, और ये एंटोनिम देखो, A6 आपके मेहनत के ऊपर है, वोकैबुलरी क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से मेहनत करके जा रहे हो, आपको पूरे 2 मार्क्स भी मिल जाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करके जा रहे हो, आपको 0 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे तुक्के वाला खेल नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको यहाँ पे 11.5 मार्क्स भी अगर मिल जाते हैं 12 में से, तो बहुत अच्छी बात है, और ये मिलते हैं। आप ये मत सोचो कि आपको ये नहीं मिल सकते, बहुत इजीली मिल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर आते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 1 के ही सेकेंड पार्ट में, जहां पे आपका पहले देखो, अगर आपने यहाँ पे ध्यान से नोटिस करोगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो ए था, यहाँ पे 16 मार्क लिखा गया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 16 मार्क जो है लिखा हुआ है, जिसमें से 12 मार्क का पैसेज है। तो सर बचे हुए 4 मार्क का क्या है, बचे हुए 4 मार्क का जो है प्योर ग्रामर है। देखो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है लैंग्वेज स्टडी। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि लैंग्वेज स्टडी का मतलब क्या होता है, आप लोग 10th से देखते आ रहे हो, लैंग्वेज स्टडी का मतलब होता है आपकी ग्रामर। देखो यहाँ पे भी अगेन सिंपल, आपके सॉरी आसान से क्वेश्चन है, बिकॉज जो भी ग्रामर का क्वेश्चन पूछा है, उसमें हर जगह 4 ऑप्शन है, आपको क्लियरली देख सकते हो, 4 जो है आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एंड 3 आपके ये है, एक फिक्स होता है कि एक स्पॉट दी एरर जो है लोग पूछेंगे। स्पॉट दी एरर आपके टेक्सचुअल जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे, वहां से आप प्रिपेयर करके जाओ, अच्छा खासा आपका स्पॉट दी एरर गारंटी है, जो आपको टेक्सचुअल दिया गया है वहीं से आएगा। ठीक है, तो वहां से आप स्पॉट द एरर जो है देख सकते हो। सो इसके अकॉर्डिंग आपके 4 मार्क यहाँ से भी आप स्कोर कर लोगे, एंड यहाँ पे आपको पूरे 4 में से 4 मिल सकते हैं आपको। बस शर्त यह है कि आपको पूरे ग्रामर अच्छे से करके जाने पड़ेंगे, आपको नॉलेज होना चाहिए ग्रामर का। मैं नहीं बोल रहा हूँ 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपको नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में वो ग्रामर क्या टॉपिक है, क्या होता है। जैसे अभी यहाँ पे इफ वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है, यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो पूछा है। तो आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि सर इसमें करते क्या है, कैसे, तो कैसे होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इन 4 में से करेक्ट ऑप्शन चुन पाओगे, बिकॉज नहीं तो रैंडमली तुक्का वाला, देखो 4 ऑप्शन, इसका मतलब ये नहीं कि आप तुक्का मारोगे, तुक्का मारोगे आपका 90% चांस है रॉन्ग होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं लास्ट एक मेरा एग्जाम था, सीए का एग्जाम था, मेरे को अभी भी याद है, 30 मार्क का एमसीक्यू था, मेरा फर्स्ट पेपर था कॉस्टिंग, कॉस्टिंग करके मेरा एक सब्जेक्ट है, 30 मार्क का एमसीक्यू है। आप मतलब मैं क्या बोलूं आपको, मैंने कुछ क्वेश्चंस तुक्के मारे थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने खुद के मतलब सॉल्व करके किया था। आप मानोगे नहीं, मेरे सिर्फ 5 मार्क के एमसीक्यू राइट हुए थे 30 में से। ये मैंने एग्जाम दिया था सितंबर में, तब की बात है। यही पेपर मैं मेहनत करके, अब भी मैंने 1 महीने पहले एग्जाम दिया है। आप मतलब क्या ही बोलूं, मैंने चेक किया, एक्चुअली हम लोगों को आंसर शीट आने के बाद टीचर्स डाल देते हैं, अभी हम लोगों का रूल चेंज हुआ है कि आप एमसीक्यू शीट ला सकते हो। यही 30 मार्क का मैंने पहले जो एग्जाम दिया था उसमें मेरे को 5 मार्क एमसीक्यू में आया है, एंड उसी को मैंने अभी रिजल्ट तो नहीं आया, बट मैंने खुद से चेक किया जब आने के बाद घर पे, तो उसमें मेरे को 28 मार्क्स है, यही 30 मार्क्स में से। तो ये 30 मार्क, अब ये 28 मार्क मेरे तुक्के से नहीं आ रहे, ये 28 के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, मैंने सबका नॉलेज रखा, तब जाके 28 तक मैं पहुंचा हूं। तो इसी के अकॉर्डिंग में जो आपकी ग्रामर जो है, आप तुक्के पे नहीं चल सकते, बिकॉज रॉन्ग होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। सो इसीलिए बेटर है आप पूरा जो है ग्रामर एक बार प्रिपेयर करो। अब बात आती है सर प्रिपेयर कैसे करेंगे, मैं बैठा हूं, डोंट वरी, ग्रामर के भी लेक्चर्स डालूंगा, एंड होप मोस्ट प्रोबेबली मैं लाइव ही लूंगा। ये एक आध लेक्चर के साथ भी स्टार्ट करना है, काफी दिन हो गया करके मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, सो दैट थोड़ा रिकॉर्डिंग से मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाऊं। एंड वैसे तो कॉन्फिडेंस का तो कमी नहीं है, डायरेक्ट भी लाइव आ सकता है, बट थोड़ा सा टाइम शेड्यूल का भी प्रॉब्लम है करके मैं थोड़ा अपने टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1-2 लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए, देन हम लोग लाइव आते हैं। ठीक है, देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सर अगेन पैसेज, आपने तो बोला सर एक ही पैसेज आता है, बेटा ये अनसीन पैसेज है।
ये है आपका अनसीन पैसेज। सर अनसीन पैसेज कितने हैं बेटा? सिर्फ एक सीन पैसेज आएगा 12 मार्क के लिए, एक अनसीन पैसेज आएगा 12 मार्क के लिए। सर आप बोल रहे हो 12, यहाँ पे तो 18 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो बचे हुए 6 मार्क है वही तो ग्रामर, वो राइटिंग स्किल है। अगर आपको थोड़ी देर पहले याद होगा, 2 टॉपिक मैंने ऐसे बोले थे जो आपके कंपलसरी राइटिंग स्किल है, तो वो इसी में है। तो सर इसमें 12 मार्क कुछ डिफरेंट है क्या? नहीं, वो जो A1 से लेके A6 तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, वही सेम क्वेश्चन नंबर 2A में भी है। आपके A1 से लेके A6 तक आपको चीजें आनी चाहिए। इसमें देखो अनसीन पैसेज कभी भी ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू सीन पैसेज में, तो यहाँ पे भी आपके मार्क्स नहीं कमाने हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो प्रॉपर जो ग्रामर के आपके क्वेश्चन है उसमें आपके जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंड आप जो है उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हो। पर्सनल रिस्पॉन्स वही सेम चीज है, एकदम डिट्टो सेम है A1 से लेके A6। सर मिल गया बी, समराइजिंग, 3 मार्क। सर एक और चीज मिला, सी, माइंड मैपिंग। सर आपने नोट मेकिंग कहा था, एक ही चीज है, आपके बुक में नोट मेकिंग है, यहाँ पे माइंड मैपिंग के नाम से दिया है। सर 3 मार्क। सर इसमें ऑप्शन नहीं है? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, 3-3 मार्क के क्वेश्चन है, पूरे अच्छी तरह से अटेंड करें। सर 10th में तो 5 मार्क के लिए समरी आता था, इधर 3 मार्क के लिए। यस, कंटेंट आपको अच्छा ही लिखना है, आपको 3। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, अगर आप थोड़ा भी लिख रहे हो अच्छी तरह से प्रॉपर है तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा समरी में। ये चीज याद रखना, यहाँ पे 3 में से 3 लेना है। यहाँ पे किसी भी तरह से जो है आप लोगों को ये नहीं करना है कि आपके 3 में से एक भी मार्क्स कटे, बिकॉज यहाँ पे आपको 3 आउट ऑफ 3 ही लेना है, यहाँ पे आपके मार्क्स जो है नहीं कटने चाहिए। एंड माइंड मैपिंग एक ऐसा क्वेश्चन होता है, जैसे अगर आप देखोगे इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन लाइफ, इसके रिगार्डिंग जो भी आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, जो भी आप ऐसा पूरा चार्ट वगैरह बना के जो है आप उसको बना सकते हो। एंड यहाँ पे आपको 6 पॉइंटर्स देने पड़ेंगे, अगर 6 पॉइंटर्स दोगे 3 में से 3 मिलेगा। सारे राइटिंग स्किल के ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, सब कुछ आपको अच्छी तरह सिखा दूंगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3A पे। सर यहाँ पे पोइट्री कैसे करना है? देखो पोइट्री भी एक ऐसी चीज है ना, 8 पोएम्स है, एक पोएम का पैसेज आएगा 10 मार्क के लिए। एंड सर चार मार्क के आपके एप्रिसिएशन में कोई ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं, आपको पूरा याद करना ही पड़ेगा। सो बेटर है आप पोएम को प्रिपेयर करो अच्छी तरह से, पोएम के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, एंड एप्रिसिएशन को जो है याद करना है। देखो किसी को भी अगर एप्रिसिएशन के रिगार्डिंग कंटेंट चाहिए, जो भी चाहिए। अच्छा एक और वन मोर थिंग, अगर आपको कुछ भी और डाउट्स है, या आई थिंक आपको कोई और वीडियोस चाहिए, या जो भी चाहिए जिसके भी रिगार्डिंग, आप कमेंट में तो डालो ही, बट कुछ दिन लगेंगे। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करो, मैं आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते जाऊंगा, सो दैट आपको जो आगे की, बिकॉज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इस चीज को आज से लेके जब तक आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक, और उसके बाद भी, बिकॉज लास्ट ईयर हम लोग, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर जब 10th स्टैंडर्ड का हम लोग लेक्चर लेते थे। अच्छा आप ही लोग तो हो वो 10th वाले, आज जो आप 12th में आ चुके हो, आप ही लोग हो 10th वाले, तो आप ही लोगों का जब हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में जब ये सब लिया था, तो उसके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो उस समय मेरे से कनेक्टेड थे, और आज तक वो कनेक्टेड है, जो कि वो यूट्यूब के स्टूडेंट्स है। तो अगर आपको इसके बाद भी कभी लाइफ में हेल्प पड़े तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड आप मुझे मैसेज कर देना जिसको भी ऐड होना है, या कुछ भी और आपको चाहिए तो इस पे। सो चलते हैं हम आगे। देखो पोएम भी पैसेज भी ना आपको 10th में तो 5 मार्क के लिए आया था, यहाँ 10 मार्क का है। सर इसमें क्या आएगा? इसमें भी सेम A1 A2 आपके इजी क्वेश्चन है, आपको इजीली जो है पैसेजेस में मिलेंगे। शर्त ये है आपको पैसेज मतलब पोएम पता होना चाहिए, क्या है किस बारे में। ये चीजें जब तक आपको पता नहीं होगी आप कुछ नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये याद रखना। विदाउट प्रिपरेशन आप कुछ नहीं करने वाला। अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो देख लिया अब तो मार्क्स आ ही जाएगा, बेटा कुछ नहीं आएगा मार्क्स। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ सो दैट आपको पैटर्न पता चल जाए, बिकॉज यहाँ पे बहुत से ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जिन्होंने लाइफ में कभी इंग्लिश का पेपर भी नहीं देखा होगा, एंड अगर एक आध बार देखा होगा तो याद नहीं होगा कि उसमें कहाँ क्या क्वेश्चन थे, बस लिख के आ गए। बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे जो नहीं वैल्यू देते इतना इंग्लिश हिंदी को, सिर्फ एग्जाम के टाइम खोलते हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग इतना डीप में जा रहा हूँ कि आपको उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें पता हो। A3 चलते हैं। A3 आपका जो है पर्सनल रिस्पॉन्स है। A4 आपका जो है ये है देखो A4 आपका 2 मार्क के लिए आपको या तो राइम स्कीम पूछेंगे, या तो आपका जो फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो, इन दोनों, मतलब राइम स्कीम तो बहुत आसान है, उस पर क्या वीडियो लाना, फिगर ऑफ स्पीच पे मैं वीडियो लाऊंगा, सारे टॉपिक्स अच्छे से करा दूंगा। एक नई चीज है जो आज तक आपने कभी नहीं किया है, A5 आपको देखो क्या बोला है, कंपोज अ पोयम ऑन द टॉपिक ब्यूटी। सर हम खुद कंपोज करें? यस, आपको खुद से जो है एक पोयम बनाना है। एंड बेसिकली देखो पोयम बनाने का मतलब क्या है, ब्यूटी से रिलेटेड ना कुछ भी, अच्छे से 4 लाइन लिख दो। सर राइम स्कीम होनी चाहिए क्या? फ्री वर्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 लाइन अच्छे से आपको लिखनी है, सो दैट आपको जो है उसके ऊपर एटलीस्ट 1.5 मार्क मिल सके। ठीक है, तो ये करना है। देन उसके बाद एप्रिसिएशन। सर ये कैसे करना है? बेटा ये एप्रिसिएशन है, लर्न करना है, कोई ऑप्शन नहीं आने वाला है। 8 पोएम है, 8 के 8 पोएम का एप्रिसिएशन रट डालो,
वो दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर हम चलते हैं हमारे राइटिंग स्किल वाले पार्ट पे। सर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यस, ए बी सी डी हर में चार चार है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ए अगर आपको दिख रहा है 1 2 3, सर वर्चुअल मैसेज है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन है। किसको प्रेफरेंस दे? प्रेफरेंस 1 रखो इसको, फर्स्ट प्रेफरेंस रखो इसको। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो सेकंड प्रेफरेंस रखो इसको। इसको बस जान के जाओ, इतना प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। हर ये जितने भी 12 टॉपिक है ना, सबके सब करने की जरूरत नहीं है। हर सब क्वेश्चन में से दो दो टॉपिक अच्छे से करके प्रिपेयर करके जाओ। दो में से जो आपको एग्जाम में आसान लगे वो लिख दो। सबके ऊपर वीडियो मिल जाएगा आपको कुछ दिनों में, ठीक है। उसके बाद बी पे आते हैं, ईमेल है, रिपोर्ट है एंड इंटरव्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रायोरिटी रखो इंटरव्यू को। अगर इंटरव्यू नहीं हो रहा है, सेकंड प्रायोरिटी रखो आपका रिपोर्ट। ईमेल को बस जान के जाओ, मत करने जाओ ईमेल एग्जाम में। मैं बोल रहा है कुछ लोगों को आसान लगता होगा, बट मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ते हैं ईमेल में, तो बेटर है अवॉइड करो, ठीक है। बिकॉज उनका नाटक क्या होता है, फॉर्मेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा है वैसा है, वो सबका नाटक है। तो बेटर है आप इंटरव्यू पहला प्रायोरिटी को। अगर आपको लगता है कि रिपोर्ट आपके लिए ज्यादा आसान है बिकॉज आप 10th में सर मुझे बहुत अच्छे से आता था, तो आप वो करो, ठीक है। उसके बाद हम सी पे आते हैं, सर स्पीच कंपेयरिंग, उसके बाद है एक्सपांशन। सर क्या करें? देखो जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है उनको तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, चुपचाप से स्पीच अटेम्प्ट करो। आपको बहुत अच्छा खासा जो है मैं स्टार्टिंग एंडिंग लिखा के देता हूँ, वही सेम स्टार्टिंग एंडिंग फॉलो करो, बीच के 2 पैराग्राफ बनाओ, हो जाएगा। बात आती है सर पुराने को तो आप हर बार इतना प्रेफरेंस दे रहे हो, हम नए वाले जो आ रहे हैं पहली बार उनका क्या? बेटा कोई बात नहीं, मैं वीडियो सबका लेके आऊंगा, सारे नए वीडियोस मिलेंगे, हर चीज नहीं होगी, ठीक है। एंड फिर अगर आपको स्पीच भी नहीं कंफर्टेबल है, एक्सपांशन पे जाओ, कंपेयरिंग जस्ट जान के जाओ क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका डी वाला पार्ट में रिव्यू, ब्लॉग एंड अपील। सर प्रायोरिटी आपकी मर्जी। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, एक बुक रिव्यू, एक मूवी रिव्यू याद कर लो। जब जब जहां जहां क्वेश्चन ये मतलब लिखना पड़े, हर जगह ये चिपका दिया करो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको बुक रिव्यू आ जाए या फिर हो सके आपको जो है मूवी रिव्यू आए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लास्ट एग्जाम में पिछले साल वाले में बुक रिव्यू आया हुआ है, एंड आपको वहां पे वो लोग स्पेसिफिक नहीं बोलते कि इसी बुक का दो या इसी मूवी का दो, कुछ भी वो लोग पूछ लेंगे। तो अगर आपका हाथ में होता है कि आप एक याद करके जाओ, वो लिख दो। अगर आपको वो नहीं हो रहा है, आप ब्लॉक कर लो, सेकंड प्रेफरेंस रखो इसको, कि आपको आपसे भाई मूवी रिव्यू नहीं हो रहा है, आप ब्लॉक कर लो। एंड अपील मत करने जाओ बेमतलब का। अपील बेसिकली आपका जायरात होता है, तो वो मत करने जाओ, बेटर है। फिर हम आते हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सब छोड़ के जाते हैं, सब के सब छोड़ के जाते हैं। 10% या 5% लोग होंगे जो प्रिपेयर करके जाते हैं, वो है आपका सेक्शन 4 लिटरेरी जनरल जॉनर नॉवेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके अंदर आपको ए बी सी डी 4 नॉवेल एग्जाम में। जो पहला नॉवेल है क्वेश्चन नंबर 5 ए, उसके ऊपर 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। जो दूसरा नॉवेल है क्वेश्चन नंबर 5 बी, 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। जो तीसरा नॉवेल है क्वेश्चन नंबर 5 सी, 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। जो चौथा नॉवेल है क्वेश्चन नंबर 5 डी, 4 मार्क के क्वेश्चन। सर क्वेश्चन आंसर पूछेंगे क्या? जो पहला नॉवेल है आपका हिस्ट्री ऑफ सॉरी हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, उसमें से गारंटेड है ऑब्जेक्टिव्स ही आएंगे, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करो। बेमतलब का उसमें आंसर मत याद करने जाओ, जितना जहां से जो ऑब्जेक्टिव मिल रहा है प्रिपेयर कर डालो, सोचो मत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट नॉवेल से 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स ही है। उसके बाद सर बाकी तीनों नॉवेल से क्वेश्चन आंसर, आपको क्वेश्चन आंसर ही करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन आंसर कैसे याद होगा? याद नहीं करना है आपको। फर्स्ट थिंग, जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है ना, आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन आंसर आएंगे जो आपके नॉवेल के एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो सर हम पूरा एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन आंसर याद कर डालेंगे, हर नॉवेल में 20-20 क्वेश्चन है, 3 नॉवेल मिला के 60 क्वेश्चन होंगे। याद कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो बेटर क्या है मालूम है आपको? लोग पूरा नॉवेल 2 से 3 बार वीडियोस देखो, या फिर आप खुद से रीड करो, चीजें करो और प्रिपेयर करो। मतलब बेसिकली आप पूरी कहानी अपने दिमाग में डालो, नॉवेल की पूरी कहानी क्या है, एंड क्वेश्चंस आपके पास डाइजेस्ट है या जो भी नोट्स है आपके पास, क्वेश्चंस रीड करो। देखो रीडिंग अगर आप 2 से 3 बार, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स की रीडिंग करनी पड़ेगी। आपने 2 से 3 बार अगर सारे आंसर्स को रीड कर लिए, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक है कि आपको आंसर लिखना कैसे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से जो आंसर बना सकते हो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मिलेगा इसमें बेकार मार्क्स मिलेगा, आपको 1.5 आसानी से मिल सकता है, जिसने अच्छे से लिखा उसको 2 भी मिलेगा। 1 तो उसका मत उम्मीद करो, 1 के हिसाब से मत मेहनत करो, मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ा बेटर जाओ 1.5 के ऊपर, कि भाई थोड़ा तो भी ऐसा लिखो कि 1.5 मार्क मिले, बिकॉज यहाँ पे 16 मार्क का कवरेज है ये 4 नॉवेल में से, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारा पूरा पेपर पैटर्न था। अगर मैं बात करूं सर किस चीज को पहला प्रेफरेंस देना है, सबसे पहले जाओ एंड नॉवेल करना स्टार्ट करो। अगर नॉवेल कर लोगे ना, 16 मार्क आपके हाथ के होंगे, और नॉवेल को मल्टीपल रिविजन लगेंगे, तो इसके लिए बेटर है नॉवेल करो एंड नॉवेल को
सॉरी, नॉवेल को मल्टीपल रिविजन्स दो सो दैट आपके मार्क्स वहां से हो सके। जैसे ही नॉवेल हो जाए सर, उसके बाद क्या, राइटिंग स्किल्स करके लो। देखो 16 मार्क का नॉवेल है, 16 मार्क का राइटिंग स्किल है, प्लस अगर वो मैं 2 3 3 मार्क वाले जोड़ दूं तो 22 मार्क का राइटिंग स्किल हो जाता है। तो 16 ये करो, फिर 22 उस पे जाओ। तो अगर ये 16 आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बाद 22 पे जा रहे हो, ठीक है, तो आपने नॉवेल कर लिया, आपने राइटिंग स्किल कर लिया, ये हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे सर, उसके बाद जाओ ग्रामर पे। सर कैसे ग्रामर पे जाए, देखो 10 से 12, 12 मार्क का आई थिंक सो ग्रामर। देखो 4 मार्क का अलग से लैंग्वेज स्टडी है, 2 मार्क का सीन पैसेज, 2 मार्क का अनसीन पैसेज, 2 2 4 4 और ये 4 8 और 10 मार्क। तो पोयम में है 10 मार्क, तो यहाँ पे ये 22 और ये 10 मार्क। 10 मार्क का आपका पोयम पैसेज से जो है हो जा रहा है। तो सॉरी, पोयम पैसेज में 2 मार्क का ग्रामर है वो, तो ऐसे 10 वहां से हो जाएंगे। तो ये पहले प्रिपरेशन करो, इतना हो जाए, 4 मार्क का जो है अप्रिसिएशन लर्न कर लो। देखो ये आपकी प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी, रुको मैं आपको इधर प्रायोरिटीज लिख देता हूं। फर्स्ट प्रायोरिटी आप जाओ, आप नॉवेल खत्म करो। नॉवेल आप कर लोगे, आपके 16 मार्क्स आपके हाथ में होंगे। सेकेंड प्रायोरिटी, आप जो है राइटिंग स्किल पे जाओ। राइटिंग स्किल पे अगर आप जा रहे हो, आपके 22 मार्क यहां से डन होंगे। थर्ड प्रायोरिटी जो है आप मैंने क्या बताया था, हाँ ग्रामर, ग्रामर कर लो। ग्रामर अगर आप कर लोगे, 10 मार्क आपके ये हाथ में हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या करो, आप एप्रिसिएशन करो पोयम का। एप्रिसिएशन करोगे, 4 मार्क हो जाएंगे। देखो इतनी चीजें अगर हो जाए ना एक बार, तो आप देखोगे तो अच्छा खासा कितना मार्क्स हो रहा है लगभग, ये 14 और 16 30, 30 और 52। देखो अगर आप इतनी चीजें कर रहे हो, 52 मार्क का तो आपका यहां से ये चीजें डन हो जाती है। अब 52 के बाद जो बच रहे हैं आपके पैसेजेस, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, ग्राम पोयम पैसेज, ये सारी चीजें। देखो इसका कोई बहुत बड़ा तोड़ नहीं है, आपको बस पोयम पैसेजेस, सीन पैसेजेस आपको कहानी समझ के जाना है। जब तक आपको पूरी चीजें नहीं पता होंगी, आप नहीं कर पाओगे। पूरी चीजें एक बार आपको पता है, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके लो। इवन मेरे को वो नंबर जो मैंने दिया उस पर मैसेज करो, मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन, मतलब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस ये दे देता हूँ, प्रैक्टिस पेपर दे देता हूँ। चैप्टर वाइज के, हर चैप्टर वाइज थोड़ा सा राइटिंग स्किल दे दो, थोड़ा सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, ग्रामर, हर चीज चैप्टर वाइज मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग करते जाओ, एंड हम लोग मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।